हमारे साथ प्रवेश पाठक जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। प्रवेश जी, आप भी देख रहे हैं कि लगातार नंबर ग्राफ बढ़ रहा है और रुझानों में बीजेपी आगे है। ये क्या संकेत दे रहा है, किस ओर ये इशारा है? क्या बीजेपी का जो वनवास है ये दिल्ली में, क्या वो खत्म होने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव खास होने वाला है? अर्चना, देखिए, अभी शुरुआती रुझान है। अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है। 10 बजे के बाद स्थिति थोड़ी क्लियर होती है, लेकिन शुरुआती रुझान में भी जो पार्टी बाजी मारती है कमोबेश वही आगे रहती है। अगर हरियाणा का छोड़ दे, महाराष्ट्र का भी उसी तरीके से हुआ था कि पलट गया था। शुरुआती रुझान में कोई और आगे था, बाद में वो पलट गया था। तो यहाँ पे स्थिति जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी किसी भी तरह से इस बार दिल्ली से आपको भगाएगी, और वो हमें और आपको शुरुआती रुझान में देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधे चलना, लेकिन कुछ कंक्रीट अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये पोस्टल बैलेट खुले हैं। 9 बजे के बाद ईवीएम जब खुलेगा तो और स्थिति क्लियर होगी। और जैसा कि आपको पता है, हम सभी को पता है कि एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था और उनकी पार्टी के खिलाफ, इसलिए पोस्टल बैलेट में अभी वो पीछे चल रहे हैं। और मैंने जो ग्राउंड में जाके रिसर्च किया और पाया है तो संभवतः अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी, जितने इनके हैवी वेट नेता हैं, संभवतः सब चुनाव हार जाएं। हेलो अर्चना जी। सर्वेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी मुद्दों के जरिए जनता को लामबंद कर पाने में क्या सफल रही है? क्या देखिए, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, 18 पर बीजेपी पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी अभी 8 पर ही अटकी हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए और जिस मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, क्या उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में बीजेपी सफल रही है क्या? अर्चना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन मुद्दों की बात की गई और पूरे दिल्ली वासी उस मुद्दे के लिए पिछले 10 सालों से परेशान थे। एक दूसरा मुद्दा ये भी आया कि अगर आम आदमी पार्टी जीतता है तो फिर ये काम नहीं करेगा और आरोप प्रत्यारोप लगाएगा कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है तो ये काम नहीं करने दे रहा है। इस सब से बचने के लिए भी दिल्ली की जनता ने, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें बीजेपी को क्लियर मैंडेट देती है, 7 में से 7 में से 7। जो किसी भी पार्टी को आप 2014 से देखें, किसी भी पार्टी को लोकसभा में खाता नहीं खुला है। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा था कि वही लोकसभा का जो वोटर है बीजेपी का कोर वोटर, अगर विधानसभा में भी उसी तरीके से वोट कर दे तो आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी ये थी कि उनके नेता संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से आगाज किया था, लेकिन फिर आला कमान ने उन्हें बैठा दिया, और लेकिन लास्ट के 1 वीक में कांग्रेस ने जिस तरीके से जोर पकड़ा उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे आगे चल रही है। और जो मुद्दे थे, देखिए, आम जनता से जुड़े मुद्दे। आप सर्वेश जी, क्या आपको लगता है क्या कि जिस तरह से बीजेपी ने मुद्दा उठाया पूर्वांचलियों का, क्या वो मुद्दा सफल रहा क्या पूर्वांचलियों को लेकर? क्योंकि पूर्वांचली बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं दिल्ली में। हमने हमेशा देखा है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जितनी बार भी जीत दर्ज की है उसमें पूर्वांचल वोटरों का बड़ा महत्व रहा है, बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पे 2 फैक्टर है। दिल्ली में 12 सीटें, 70 में से 12 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। उन सीटों को जो जीतता है संभवतः दिल्ली में उन्हीं की सरकार बनती है। और दूसरा, पूर्वांचली वोट। तो पूर्वांचलियों के लिए जिस तरीके से सौतेला व्यवहार अरविंद केजरीवाल ने किया, उनका जितना अपमान किया, उनका जितना बेइज्जत किया, आपको हमको सबको याद है अरविंद केजरीवाल के इस 20 से 25 वाले शासनकाल में कोरोना जैसी महामारी आई। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जो झुग्गी झोपड़ी में भी जो पूर्वांचली रह रहे थे वहां पे बस निकाल के सभी को जबरदस्ती दिल्ली से निकलवा दिया। उन्होंने क्या कहा था कि ये 500-200 रुपए की टिकट खरीद के आ जाते हैं
और हम यहाँ से 2 लाख 5 लाख का इलाज करवा के हाँ। जाते हैं। ये दिल्ली किसी की बकौती नहीं है, पूरे भारत वर्ष के लोग यहाँ पे आते हैं। और एम्स जैसा अस्पताल या जितने भी बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, ये आज से नहीं है, ना ही कांग्रेस ने के शीला दीक्षित के समय में बना, ये पहले पुराने समय से आ रहा है। तो इस तरीके का आप बयान देना, ये कहीं ना कहीं उन पूर्वांचलियों को लगा कि इसके राज्य में हमें केवल अपमान झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात, पूर्वांचली जिधर जहां रहते हैं वहां पे इनकी विकास की कोई नैया नहीं गई, कोई नल से जल नहीं पहुंचा, उसके बाद न ठीक से रोड बना पाए, पानी पूरे 5 साल ये गंदा पिलाते आए। तो उन सभी का परिणाम अभी शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। और मेरी मानिए तो कमोबेश स्थिति यही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। केजरीवाल की हार तय मानी जा रही है अगर हम देखें तो इन शुरुआती रुझानों में। जी, कर बड़ी बात यहाँ पर सर्वेश पाठक जी, जरा आप ये बताइए, क्योंकि हमने 1993 का पहला चुनाव देखा, 1993 से लेकर 98 तक हमने देखा कि बीजेपी रही, लेकिन काफी उथल पुथल रहा बीजेपी में भी। उसके बाद बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। इस बार अगर बीजेपी जीतती है, जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, अगर वो रुझान परिणामों में तब्दील होता है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वो मजबूत पक्ष क्या रहा जो बीजेपी को सत्ता में लाने में कामयाब होगा? बहुत बड़ी बात थी कि दिल्ली जब 1900 उस समय दिल्ली को जीता था बीजेपी, तो ये बहुत बड़ा मैसेज गया था, कांग्रेस के खेमे में भी मैसेज गया था कि बीजेपी ने दिल्ली जीत लिया। लेकिन वो कार्यकाल, चूंकि दिल्ली के विकास की जो बयार थी, मदन लाल खुराना जी ने स्टार्ट किया था, जैसे मेट्रो हो गया, बाकी के और भी चीजें, वो किसी तरीके से न रह पाई और दिल्ली वालों ने एक प्याज के खातिर बीजेपी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। शीला दीक्षित बहुत अच्छे तरीके से जीत के आई, 15 साल उन्होंने शासन किया। जिस तरीके से उन्होंने शासन किया यहाँ से, वो उस तरीके से दिल्ली का विकास होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट या गेम्स होते हैं विदेश के किसी भी सिटी में, तो देखो उस सिटी की जो दशा और दिशा बदल जाती है, सूरत बदल जाती है। लेकिन हमारे दिल्ली का देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स होने के बावजूद भी यहाँ पे उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं मिला। अभी भी 2 मिनट के पानी में पूरा जलभराव हो जाता है। उसके पास अरविंद केजरीवाल आया, 10 साल 11 साल टोटल रख लो इसका। उस 11 साल में न ही इसने सीवर सिस्टम पे काम किया, ना ही इसने ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया, ना ही इसने ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया। जो कि इस दिल्ली की आबादी बढ़ती गई, उस हिसाब से बढ़ती गई। जो आबादी 1993 से 98 के बीच में थी, आज हम 2025 में हैं, उसमें कई गुना इजाफा हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है, उसको उसी के अनुसार ढालना पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार, जो कांग्रेस के कहते हैं, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। अगर कांग्रेस वो 2013 में अरविंद केजरीवाल को सत्ता में नहीं बैठाया होता, तो 2015 में अरविंद केजरीवाल लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं पाते। चूंकि दिल्ली की जनता को लगा कि ठीक है, इसको मौका देना चाहिए हमें, तो उन्होंने दिया मौका। लेकिन उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, आप हम सभी देख रहे हैं। अब आप देख लिए, शुरुआती रुझानों में 24-12 हो गए हैं, यानी कि बीजेपी जो है मात्र 12 सीट दूर है सत्ता से, और अरविंद केजरीवाल अभी 24 सीट दूर हैं। तो अगर ये शुरुआती रुझान बदलते हैं तो फिर आप तो गए हो। और आपका मैं क्या सर्वेश जी, क्या एक ये भी मैसेज गया क्या? बड़ी बात सर्वेश जी, बड़ी बात यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि देखिए जनता के आज की जनता के मूड को भाप पाना बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। लेकिन जनता जब जाती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उन्हें रुझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है। 3 बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तीनों बार एक ही चीज की वो बात करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा। उसके अलावा उन्होंने कुछ अपना विजन रखा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर आज आम आदमी पार्टी हारती है या फिर आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है, तो क्या उनके लिए एक ये भी बड़ी बात होगी क्या कि उन्होंने दिल्ली को आगे की रणनीति के बारे में, क्या उनकी रणनीति रहेगी आगे, उनकी क्या रणनीति दिल्ली वासियों के लिए रहेगी,
उस खाके को वो सही तरीके से दिल्ली वासियों के सामने पेश नहीं कर पाए। एक ये क्या वजह हो सकती है और दूसरी वजह क्या ये हो सकती है क्या, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचाने की ये कोशिश की कि अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोर्ट की ओर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या आपको लगता है क्या ये भी मैसेज सीधे जनता के बीच में गया है? अर्चना, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर भ्रष्टाचार को दमन करके इस पार्टी का उदय हुआ, और जो पार्टी पे और उसके मुखिया पे इतना बड़ा संगीन आरोप लगा, उनका कहना है कि अभी ये आरोप है, तो अगर आरोप है तो उस आरोप में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखने के बाद ही उस केस को कंटिन्यू किए हुए हैं। और फिर इन्होंने तो अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन मुंह की खाए। तो जनता में ये क्लियर मैसेज था कि भैया जो ईमानदारी का चोगा पहन के आया वो तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो भ्रष्टाचार करती थी उससे कई 100 गुना आगे बढ़ के दूसरे नए तरीके अपना के भ्रष्टाचार किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक IRS इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कमिश्नर बन जाते आगे चल के, उनकी वाइफ भी थी, तो उन्हें सारा कलपुर्जा पता था कि अगर भ्रष्टाचार किया जाए तो उसके पैसे को कहां कैसे इंतजाम किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, अगर डायरेक्ट लेना है तो किस तरीके से लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है तो कैसे उसका फायदा उठाना है। ये सभी चीजों में ये पारंगत थे अरविंद केजरीवाल, और उसी का फायदा उठा के उन्होंने भ्रष्टाचार किया। दूसरी बात, फ्री की पानी, फ्री की बिजली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद देख लो आम जनता को क्या इधर देखने को मिले। 20 से 25 के शासनकाल में जहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री देते थे, वहां पे लोगों को 5,000 का बिल आ जा रहा है, किसी को 10,000 का बिल आ जा रहा है। उसके बाद आके कहते हैं कि ये बिल मत देना। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी तो इस तरीके के अनियमित बिल क्यों आ रहे हैं? दूसरी, हमारे जीवन के लिए पानी जो है सबसे अनमोल होता है, और पानी आप कह रहे हो हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन वही गंदा पानी आप पिला रहे हो दिल्ली की जनता को। तो ये 5 साल से चला आ रहा, क्या किसी ने आपको, आप कहते हो कि हमने स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें तो बीजेपी ने और LG ने आपके हाथ नहीं रोके। तो पानी साफ पिलाने में शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय भी टैंकर माफिया था, लेकिन पानी साफ आता था जिस एरिया में पानी जाता था। अब तुम्हारे समय में ऐसा क्या हो गया कि तुम दिल्ली की जनता को सड़ा गला और बदबूदार और गंदा मटमैला पानी पिलाने पे मजबूर हो गए? तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं उन कोर वोटर्स, और ये सारे के सारे वोटर्स जो थे आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस के वोटर्स थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक रहा, चूंकि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे आम आदमी पार्टी के सामने में कि बीजेपी न जीत जाए, और उसका खामियाजा ये होता था कि वो जो पार्टी 15 साल शासन को शून्य पे सिमट जाती थी 70 के सीट में, तो यहाँ पे इन सभी चीजों का, ये जितने भी है मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आप केवल सर्वेश जी हमने देखा, सर्वेश जी हमने यहाँ पर ये भी देखा, बिल्कुल सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आपने भी देखा, उन्होंने सनातन यानी कि पुजारियों को भी आकर्षित करने के लिए पुजारी सम्मान योजना लेकर आ गए, महिलाओं के लिए लेकर आ गए, छात्रों के लिए लेकर आ गए कि बसों में, मेट्रो में, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आरक्षण का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया कि किस तरह से जाट को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी आज सत्ता से फेल हो जाती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिखती है? आप इसका सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं कि सबको साधने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने? पुजारियों को, जाटों को, दिल्ली की तमाम जनता को, महिलाओं को, बुजुर्गों के लिए भी आप लेकर आए, स्कीम लेकर आए, लेकिन अगर जनता सभी चीजों को नकार रही है, जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? अर्चना, इसका खामियाजा ये है कि कथनी और करनी में फर्क। ये लोकसभा चुनाव और पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाओं को भी
इन्होंने कहा था कि हम पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। इतने दिन पंजाब में शासन करते हो गए, इन्होंने पंजाब की महिलाओं को वो 1,000 रुपया नहीं दिया। दूसरा, दिल्ली की लोकसभा चुनाव के समय में दिल्ली की महिलाओं को बोला था 1,000 रुपए देंगे। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में करीब 7 महीने का समय था। ये चाहते तो उन महिलाओं को दे सकते थे। पुजारी सम्मान निधि की इन्होंने घोषणा की, वो कोई सैलरी नहीं दिया। मौलाना और मौलवियों को ये सैलरी दे रहे थे, उसको भी 17 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दी। तो ये जो इतने भी घोषणाएं हुई, महिलाओं को 2100 रुपया, चाहे जो भी घोषणाएं हुई, वो सभी की सभी घोषणाएं चुनावी के समय इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मिल्कीपुर से। ठीक है सर्वेश जाटव जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि मिल्कीपुर में काउंटिंग लगातार जारी है। मिल्कीपुर में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है और बड़ी बात कि इस रुझान में बीजेपी आगे है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे। मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल और रुझानों में बीजेपी आगे। इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंत्रियों की फौज यहां पर उतार दी और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मिल्कीपुर पहुंचे, वहां पर जाकर लोगों के बीच में गए और साफ तौर पर कई परियोजनाएं अभी मिल्कीपुर वासियों को। और बड़ी बात इससे भी कि आपने छोटी दीपावली को देखा होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को सीधा संदेश दिया कि अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होती है। और ये देखिए कि मिल्कीपुर में काउंटिंग जारी है और बीजेपी आगे है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है। मिल्कीपुर की सीट, ये जो है मिल्कीपुर की जो सीट है, यहाँ से अवधेश प्रसाद जो वर्तमान समय में सांसद है वो विधायक थे और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। तो देखिए मिल्कीपुर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिल्कीपुर जो कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए। सर्वेश जी, अब बात मिल्कीपुर की कर ले तो देखिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीट की कमान खुद संभाल रखी है। आप देखिए जो काउंटिंग हो रही है, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति यहाँ पर सफल हो रही है? क्या कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रतिष्ठा का कहिए या जो भी कहिए, पूरे एक नए स्ट्रेटेजी के तहत मिल्कीपुर के चुनाव को देखा। वहां पे जो भी कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की और सबसे बड़ी जो अयोध्या की जनता और मिल्कीपुर की जनता पे कलंक लगा था, उन जनता ने इस कलंक को धोने के लिए बीजेपी को चुना है। जैसा कि अगर शुरुआती रुझान में देखें तो 4,000 वोटों से आपने दिखाया, उससे आगे 3,995 वोट तो बीजेपी आगे है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा संदेश है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी वहां पे सफल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पे झोंक देती। खुद महाराज जी, योगी जी कितनी बार वहां का दौरा कर चुके थे। तो ये जो चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और ये अनुमान लगाया भी जा रहा था कि इस बार मिल्कीपुर की जनता बीजेपी को वहां पे ताज पहनाएगी, क्योंकि उन पे एक कलंक लग चुका था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से बिल्कुल, क्योंकि सर्वेश जी अपमान कर रहे थे और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा बीजेपी मिल्कीपुर को भी कुंदरकी के फॉर्मूले पर जीतेंगे। मिल्कीपुर को भी कुंदरकी के फॉर्मूले पर ही जीतेंगे। ऐसे में क्योंकि देखिए ये चुनाव निर्णायक इसलिए, खासतौर से मिल्कीपुर का ये चुनाव इसलिए ज्यादा निर्णायक माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर अब तक 2 बार उपचुनाव हुए हैं, ये तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है। दोनों उपचुनावों में सपा ने जीत दर्ज की है और अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करती है तो क्या संदेश जाएगा? क्या ये संदेश साफ तौर पर जाएगा कि अयोध्या में जो मिली जीत थी लोकसभा चुनाव के दौरान वो केवल और केवल क्या एक तुक्का था क्या समाजवादी पार्टी के लिए? जी हाँ, आपने सही कहा। जिस तरीके से वो अवधेश जी को वो ये कर रहे थे, कह दिया अयोध्या का राजा है,
अरे तुम भगवान से भी आगे हो गए, एक चुनाव जीत लिए तो इतना बड़ा क्या हो गया। देखिए, अगर आप दुष्टता करोगे तो ऊपर वाला देखने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का जी। हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। और आप अयोध्या भी नहीं जीत पाए ऐसा। तो यहाँ पे पूरी चुनाव में पूरी स्ट्रेटेजी झोंक दी गई बीजेपी के द्वारा मिल्कीपुर चुनाव में, और उसी का परिणाम हम सभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मिल्कीपुर में शुरुआती रुझान में बढ़त है। यार साइड से ले लेते ना, बोले थे। बिल्कुल सर्वेश जी, अब मिल्कीपुर पर लौटेंगे, लेकिन देखिए मिल्कीपुर पे लौटेंगे, लेकिन सर्वेश जी हम लगातार देख रहे हैं कि नंबर भाग आगे पीछे हो रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली पर लौटते हैं, आम आदमी पार्टी 20 पर पहुंच चुकी है और बीजेपी 31 पर पहुंच चुकी है। सत्ता में आने के लिए 36 + 1 37 सीटें चाहिए और यहाँ पर बीजेपी 31 तक रुझानों में पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है, क्या जो एग्जिट पोल सामने आया है, क्या वो एग्जैक्ट पोल साबित हो रहा है यहाँ पे? अर्चना देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शुरुआती रुझान है। अभी इसमें बहुत चेंजेस हमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 32 पे पहुंच चुकी है, तो सरकार बनाने के लिए मात्र उन्हें 4 सीटों की अब आवश्यकता है। अगर ये शुरुआती रुझान अगर आंकड़ों में तब्दील होते हैं तो, और आम आदमी पार्टी अभी 16 सीट से दूर है वहां से, कांग्रेस भी कहीं नजर नहीं आ रही है कि पोस्ट अलायंस बन सके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। तो शुरुआती रुझान की अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 से 7 सीट अगर बीजेपी को आ जाती है तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई अभी दिख रही है। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि ये सभी पिक्चर क्लियर होगा जब 10 बजे जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आने वाली है। हम लोगों ने लास्ट में जिस तरीके से हंगामा देखा, लगातार एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, आप लोगों पर बाकायदा आरोप लगे कि 15-15 करोड़ में आप लोगों ने उनके विधायकों को खरीदा। इस इल्जाम को, इस आरोप को कैसे देखते हैं? आपको अगर ध्यान हो, मेरे ही एक मुकदमे में इसी तरह के ऑपरेशन लोटस की बात करने पर आतिशी जी जमानत पे हैं। मामला अब उन्हीं की गलती से हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। तैयार रहे संजय सिंह, तैयार रहे अरविंद केजरीवाल, इन्हें भी हाईकोर्ट आना होगा, इन्हें भी जमानत लेनी होगी। दिन 2 दिन की और बात है। एक और सवाल अंतिम, कितना उम्मीद कर रहे हैं, बहुमत? मेरा विश्वास है कि हम एक रीजनेबल कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आज दिल्ली की जनता की सेवा में आएंगे। 100% कॉन्फिडेंट है। हम भारतीय जनता पार्टी की 45 से ज्यादा सीटें आने वाली है और दिल्ली की जनता ने इस बार खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आप चूंकि भी रहे हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और आप लोगों ने एक लोगों से कांटेक्ट भी किया, क्या लग रहा है, उनका भी रुझान आप लोगों की तरफ वोट में तब्दील हुआ? 100% दिल्ली के झुग्गी के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने हैं, क्योंकि उन्होंने 11 साल आम आदमी पार्टी को दिए। 11 साल किसी व्यवस्था को बदलने के लिए कम नहीं होते हैं। 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया? उनको पीने का गंदा पानी, कूड़े के ढेर लगे हैं, झुग्गियों में नाली सीवर जाम पड़ी हुई हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में जानवर लेट रहे हैं। दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने इस बार भाजपा को वोट दिया है। तो कितना उम्मीद, प्रतिशत वोट या क्या बहुमत या फिर कुछ आंकड़े देंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे लगता है कि 70% से ज़्यादा वोट झुग्गी के भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उसका नतीजा आपको अभी देखने को मिलेगा। तो देखिए लगातार बीजेपी के तमाम नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपने सुना जितिन प्रसाद को जो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। रुझानों में बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है और इस बार कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बेहद खास होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार आपको हम दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और मिल्कीपुर में किसकी जो
यहाँ पर मिल्कीपुर की बात कर ले तो यहाँ पर मिल्कीपुर का जो रण है वो कौन जीत रहा है, लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर मेगा कवरेज जारी है।